का या चैप्टर का नाम है ये बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल का मीनिंग हमने समझ लिया। पहला वर्ड था बायो, दैट मीन्स लिविंग, एंड मोलिक्यूल यहाँ पे हमारा किससे है? मटेरियल से, है ना। मैटर का ही एक फॉर्म है मॉलिक्यूल। अब हमें वो मटेरियल या वो मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना है जो लिविंग सिस्टम में लिविंग सिस्टम का कॉम्पोजिशन है। तो पहले तो हमें ये समझना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपने देखा हुआ था, सेल, सेल से टिश्यू। तो फिर यहाँ हमें जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये भी हमने बात कर ली है। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा था। सेल को क्या बोल देते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। कोई भी लिविंग थिंग्स है इससे छोटा नहीं हो सकता, या हम ये कह सकते हैं कि लेस देन सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बट जब ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। क्या आपको दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल क्या है, सेल किससे बना है, या कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सेल क्या मॉलिक्यूल से या एटम से छोटा है या एटम से बड़ा है, तो वो आपका जो डाउट है वो इस चैप्टर में क्लियर होगा। ठीक है। सेल एक्चुअली बना है सेलुलर कंपोनेंट से, जिसे आप कह देते हो सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हो? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में आपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ईआर पढ़ा, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ली। तो हम एक टिपिकल जो सेल का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा यूकैरियोटिक सेल का, ये प्लांट सेल है। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। कैसे पहचान पाओगे प्लांट सेल है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, उसके साथ आपको वो इधर हाँ वैक्यूल का साइज बड़ा है, तो इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे कि ये प्लांट सेल है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनके कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, जैसे क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है, इसके चारों तरफ जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, एंड उसके बाद उसके बाहर भी प्लांट सेल है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होएगी जिसे सेल वॉल बोलेंगे, है ना। तो ये सारे ऐसे हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। जैसे यहाँ और देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम है, आपका ये वैक्यूल है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ईआर है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़े हुए हैं। अब इन सेल ऑर्गेनेल्स के बाद हमें सोचना है, ये तो हमने सेल का कॉम्पोजिशन समझ लिया, सेल ऑर्गेनेल्स किससे बने हैं। अब एक एक स्ट्रक्चर को पहले समझो। जैसे क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम का जो कॉम्पोजिशन है मेनली बना है किससे? डीएनए से, या फिर इसी के लिए हमने वर्ड यूज किया था क्या? न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड से बना है। इसके साथ में कुछ और भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों की बात हो चुकी है। एंड अब ये तो हमारा आ गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बाद मींस न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? तो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है मेनली। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की जब बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। ये वाला कंपोनेंट जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस। ये आप कंपोनेंट जो देख रहे हो इसको बोला जाता है पेंटोज सुगर। क्या बोलेंगे? पेंटोज सुगर। और यहां पे आप जो हिस्सा देख रहे हो इसको बोला जाता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ये तो आपको पता होगा ये सारे स्ट्रक्चर्स। कोई अब हम मॉलिक्यूल्स समझ रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम है या न्यूक्लियस है। मॉलिक्यूल्स हैं। पेंटोज सुगर एक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है। फॉस्फेट ग्रुप आपने, ये मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट एटम से बने हैं, उनके बीच का बॉन्ड कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ये सब कुछ तो पढ़ा होता है। अब आप जरा सोचो कि सेल का जो न्यूक्लियस है, रिवर्स आते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस है किससे बना हुआ है? कुछ मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनता है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और यही हमारा न्यूक्लियस है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रहा है सेल का। इसके आगे का भी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था, टिश्यू,
ऑर्गन सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना, आगे जाएंगे। यहां इसको हम बोलेंगे क्या, बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड या क्रोमोसोम। बेसिक यूनिट जो है वो आपका, या जिसे हम बोलेंगे मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमर का मतलब होता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर क्रोमोसोम की बात करें तो आएगा आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा एक स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपने पढ़ लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेनली बना है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, एंड कुछ ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं। उसके अलावा भी और कुछ कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, फैट के होते हैं, वो अपन ने देखा है, डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था। हम इन जनरल देखें तो दो ही कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट लिपिड है, उसके बाद कौन है, प्रोटीन है। अब इस लिपिड की बात करें तो लिपिड किसका मोनोमेरिक फॉर्म है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का पॉलीमर होता है लिपिड। किसका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर नहीं होता है, यहाँ पे पॉलीमर नहीं वर्ड हम यूज कर सकते, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे क्लियर होगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है लिपिड, ये बोलना है आपको। ये पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं होता, वो अपन आगे हम बात करेंगे। सेम ऐसे प्रोटीन की जब बात की जाए तो प्रोटीन बना हुआ है हमारा किसका, एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ये पॉलीमर है। इधर आपका न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है, एमिनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन है, प्रोटीन भी पॉलीमर है, लेकिन जो लिपिड है आपका ये पॉलीमर नहीं है। वो आपको जैसे जैसे डिटेल में जाओगे तब आपको ये बात पता चलेगी। तो इनके कॉम्पोजिशन पे आएंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पे आएंगे तो तीन मॉलिक्यूल के बारे में हमें दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फैटी एसिड क्या है, ग्लिसरॉल क्या है। ये एक टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, है ना, वो अलग अलग प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड मोड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट अलग अलग होता है ना। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड नेचर में है 20। इन्हीं 20 अमीनो एसिड से थाउजेंड्स ऑफ या मोर देन 10,000 टाइप ऑफ प्रोटीन हमारा बॉडी में, खुद ह्यूमन बॉडी में बन के पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का जो भी जैसा भी प्रोटीन बनता है वो इसी 20 तरह के अमीनो एसिड का पॉलीमर हो सकता है। 20 में से कुछ हो सकता है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्या होता है अमीनो एसिड, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ पढ़ना है। अब हम इनका जो एक कंपोनेंट था सेल वॉल, सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो क्या था, सेल्यूलोज। बेसिक कंपोजिशन किस सेल वॉल किसका बना है, प्लांट सेल का, सेल्यूलोज का। अगर कोई यहीं पे और सेल वॉल की बात करेंगे तो उनका केमिकल कंपोजिशन थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। एक टिपिकल जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। क्या सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। मींस जो आपका सेल्यूलोज है ये एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। आपने अपने लिए एक वर्ड सुना होगा इसकी जगह पे, स्टार्च। स्टार्च हम खाते हैं, प्लांट जो स्टोर करता है, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना। ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए सेलुलोज भी हो सकता है, जो हर्बीवोर्स है उनका मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज। हमारे सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो हमें ह्यूमन एनिमल्स को स्टार्च से मिलता है, हर्बीवोर्स को सेलुलोज का डाइजेशन करके मिलता है। ये ग्लूकोज के पॉलीमर है। क्या है, ग्लूकोज के पॉलीमर है। मींस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जुड़कर कुछ सेलुलोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल हैं, क्या एक ही तरह का कोई पॉलीसैकेराइड नहीं है, इनको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं, बस उसको एक बार सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन अपने पढ़ा था। एक अपना बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन किसका होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ऐसे बहुत सारे मैनेन्स, गैलेक्टेंस, ऐसे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो वो सारे आपके क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स के ही एग्जाम्पल हैं। उन सभी पॉलीसैकेराइड के बारे में बेसिक जो हमारा है वो कुछ हम पढ़ेंगे आगे। तो अब कॉम्पोजिशन सेल का दिमाग में क्लियर हो रहा है।
ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर का एग्रीगेशन होता है सेल। अब फिर से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जब हमें सेल का हर कंपोनेंट का केमिकल कॉम्पोजिशन पता है, हर स्ट्रक्चर का, हर सेल ऑर्गेनेल का हमें केमिकल कॉम्पोजिशन पता है, तो क्या हम सेल को क्रिएट कर सकते हैं? सारे स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन पता है कि कौन किस मॉलिक्यूल से बना है ना, कितना प्रोपोर्शन बना रहा है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल अगर एक से ज्यादा है, तो क्या हम उन सभी मॉलिक्यूल्स को लेकर सेल बना सकते हैं? क्या ये अभी तक पॉसिबल है? तो आपके सवाल दिमाग में आंसर आना चाहिए नहीं। अभी तक लाइफ को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सका है। अगर ये जिस दिन हो गया तो फिर हम भगवान हो जाएंगे। अब कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे हम मॉलिक्यूल के नाम से कहते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। जो भी आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी लिविंग स्ट्रक्चर से ऑब्टेन करते हो, जितने भी मॉलिक्यूल आप लिविंग सिस्टम में देखते हो, उसी को आप क्या बोलोगे? बायोमोलिक्यूल। सॉरी। अब यहां देखो, ये आपको ये जरूरी समझना होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म की बात है तो इसमें एज अ वो सिस्टम काम करता है। उनमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिनमें आपको लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है। ये टिश्यू हमारा ऐसे मस्कुलर टिश्यू है, मैकेनिकल काम वर्क कर रहा है। नर्वस टिश्यू है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है ना। ऐसे आपके कार्डियक टिश्यू है तो वो आपका पंपिंग एक्शन कर रहा है। तो ऐसे आपके बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सारे टिश्यूज का बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है? सेल। अब आप यहाँ पे टिश्यू के लेवल पर, जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखूं, मसल्स, नर्व सेल, ठीक है, और मैं आपको लिख दूं एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी आपका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो क्या इनके जो सेल्स हैं, सारे सेल्स एक जैसे हैं? क्या इन सभी के, या यहाँ पे एक और वर्ड दूसरा नाम लिख दूं, एक आप दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्डियक मसल। क्या सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी जैसे हम टिपिकल सेल पढ़ लेते हैं, तो क्या वैसा ही सारा कुछ सेल है? इनका फंक्शन अलग है, इनका फंक्शन अलग है, इनका फंक्शन अलग है। जो ये फंक्शन की स्पेशलिटी आती है, दैट इज ड्यू टू मॉडिफिकेशन एंड एडोप्टेशन इन द सेल। मसल सेल्स पढ़ोगे तो आपने पढ़ा था स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल, कार्डियक मसल, और उन तरह के उस मसल्स के स्ट्रक्चर ही तो अलग होते हैं। किसी में बैंड है, किसी में नहीं है। कार्डियक मसल कोई ब्रांच है, कोई नहीं है, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नहीं है, है ना। यही सब कुछ तो पढ़ा था। नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक्सॉन, एंडॉन, ये सारा कुछ पढ़ा था, है ना। तो ये क्यों है? ये सेल का ही स्पेशलिटी है। सेल जिस तरह से अपने आप को स्पेशलाइज करता है, उसी के हिसाब से उसको फंक्शन दे दिया नेचर ने। तो टिश्यूज का जो फंक्शन है, ड्यू टू देयर स्पेशलिटी या ड्यू टू एडोप्टेशन देयर सेल, उनका सेल में वो एडोप्टेशन है, वो चेंजेस हैं, इसलिए वो काम कर पा रहा है। अरे ऐसे प्रैक्टिकली सोच लो, सारे इंसान बैठे हो इधर, कोई इसमें से डॉक्टर बनेगा, कोई इसमें से नर्स बनेगा, कोई इसमें से चपरासी भी बनेगा, कोई इसमें से बैंक वाला भी बनेगा। क्यों बनेगा? बेसिक कॉम्पोजिशन तो एक है, लेकिन आपका एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद क्या होगा? स्पेशलाइजेशन सबका अलग अलग, तो आपका काम वही। तो यहां पे भी सेल वही, सारे सेल वही है, लेकिन उनका जो एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो जाता है, एंड देन वो सेल का स्पेशल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, उसके अलावा नहीं कर पाता। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है आपके जीवन में। नहीं, सेल का बेसिक, उसके बाद कंपोजिशन क्या है? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का बेसिस पे आप देख लिया क्या? उसके बाद एटम। अब तो क्लियर होगा, एटम से मिलकर बना क्या? मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल, सेल, सेल से टिश्यू, फिर यहाँ पे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। यहाँ एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम की बात है ना। तो वो आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस नेचर ने बना रखा है हमें, और इस नेचर में जितने भी लिविंग सिस्टम के
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये हमने सब कुछ देख लिया है। पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, जहां पे प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव कर सकता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर। वो ऑर्गेनाइजेशन याद होगा आपको, सेल से मैंने बायोस्फीयर तक आपको पहुंचा दिया था एक दिन, ठीक है। तो बायोस्फीयर की बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए दैट इन आवर माइंड एज आर ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, दैट इज द एलिमेंट एंड कंपाउंड, है ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के एलिमेंट एंड कंपाउंड से बना हुआ है? तो आप कहोगे बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन ये कहोगे, फिर दिमाग में सवाल आएगा कि नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म का तो कैरेक्टर ही अलग अलग है। इंसान, कुत्ता, बिल्ली, आम का पेड़, पीपल, है ना। तो ये डिफरेंसेस कैसे, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो हमें आपको समझना है। बेसिक कॉम्पोजिशन, या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा, तो बेसिक यूनिट ऑफ मटेरियल या मैटर एटम ही है ना। उनके बाद एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स कार्बन, वही आपके 92 है। 92 एलिमेंट्स से ही सारा केमिकल बना हुआ है। इस नेचर का कंपोनेंट, नेचर का पार्ट है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पे बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग सारे एनिमल्स में एक जैसे ही है। उनका प्रोपोर्शन अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्म अलग अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। भाई तुम्हारे सेल में क्लोरोफिल नहीं है, तुम्हारे सेल में क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तुम हेटेरोट्रॉप्स बन गए। होता तो उनके साथ तुम भी वहीं धूप में सेक रहे होते, है ना। तो बस यही डिफरेंसेस हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहला आंसर यही है कि सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है। यहां पे देखो, लिविंग और ऑर्गेनिज्म वर्ड मैंने एक दिन समझा दिया था आपको। ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर मैंने ऑर्गेनिज्म बोल दिया, मतलब एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, कोई भी हो, वो सब कुछ आ गया। इफ वी परफॉर्म अ एनालिसिस ऑफ अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कुछ और बहुत सारे एलिमेंट्स ही मिलेंगे। अगर आप उसका केमिकल एनालिसिस करोगे तो यही कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, चाहे किसी का भी टिश्यू लेके आप एनालाइज कर लो। द सेम एनालिसिस मेड ऑन द नॉन लिविंग मैटर, और वही एनालिसिस आप किसी नॉन लिविंग मटेरियल को लेकर करते हो, तो उनका भी, जैसे अर्थ क्रस्ट का ले लिया, तो उसमें भी आपको सिमिलर केमिकल्स मिलेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही सब कुछ मिलने वाला है, अलग कुछ भी नहीं है। बट उसका क्लोज एग्जामिनेशन करोगे तो आपको एक बात समझ आ जाएगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अमाउंट है लिविंग सिस्टम में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। किसका अमाउंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन का। जो ये दो एलिमेंट, देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में रहता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, लेकिन प्रोपोर्शन, जो अमाउंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, लिविंग सिस्टम में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। ये भी आपको समझ, एक क्लोज एनालिसिस के बाद ये भी क्लियर हुआ। अब एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपके सामने है, ठीक है। एनालिसिस करने का जो तरीका है, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन। आप सैंपल ले लो किसी लिविंग टिश्यू का, लिविंग सिस्टम का, जैसे आप कोई वेजिटेबल का पीस ले लो या फिर एनिमल का लीवर का कोई एक पीस कट करके ले लो, है ना, मींस फ्लेश ले लो, एनिमल टिश्यू ले लो या फिर प्लांट टिश्यू ले लो। इसको आपको इस टीसीए के साथ रख देना है, टीसीए के साथ ग्राइंड करना है लिविंग टिश्यू को। टीसीए क्या है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके साथ आप इसमें ये देखो ग्राइंड ऐसे करोगे, ठीक है। ग्राइंड करा, फिर आपका ये, इसको क्या करोगे, एक थिक स्लरी आपको मिल जाएगा। इसको चीज क्लॉथ से या फाइन कॉटन क्लॉथ से फिल्टर कर लो। फिल्टर करोगे तो आपको ये फिल्ट्रेट मिल जाएगा, एंड जो इधर कपड़े के पास, कपड़े के अंदर ही रह जाएगा, जो फिल्टर आउट नहीं होगा, उसको आप क्या बोल दोगे? रिटेंटेट। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेट का नाम क्या देंगे? फिल्ट्रेट को हम बोलेंगे
एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट में वही मॉलिक्यूल्स, इस जो यहाँ पे आपका कोई जो प्लांट टिश्यू लिया या फिर एनिमल टिश्यू लिया, उसका कुछ मॉलिक्यूल जो एसिड इस लिक्विड में चलाया, यहाँ एसिड के साथ चलाया, तो उसको हम यही बोलेंगे ना एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड में मॉलिक्यूल सॉल्व होगा, डिसॉल्व होगा इस टिश्यू का, वही फिल्टर आउट होके इसके साथ यहाँ बीकर में आपको मिलेगा, है ना। जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता वो आपका क्या कहा जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो फिल्टर उधर रिटेंटेट के साथ ही रह जाता है। जो एसिड सॉल्युबल पूल है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। जो रिटेंटेट के साथ रह जाता है उसको हम बोलेंगे क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड इनका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज देखो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होना चाहिए, वही मॉलिक्यूल एसिड में डिसॉल्व होता है और एसिड के साथ फिल्टर आउट हो पाता है किसी भी टिश्यू का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाता और वो रिटेंटेट के साथ ही रह जाता है। सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट क्या ही दिमाग में नहीं रखना है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ वो मॉलिक्यूल का नेचर भी मैच करना जरूरी होता है। जैसे पानी में आपका ऑयल नहीं डिसॉल्व हो सकता, तो इन दोनों का नेचर अलग अलग है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड जो आपका ऑयल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। जो आपका एसिड है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जो इस टिश्यू का पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर जो हम भी सैंपल जिस भी टिश्यू का ले रहे हैं उसमें के जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे और माइक्रो होंगे नेचर का, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होगा वही डिसॉल्व होंगे। जो नॉन पोलर नेचर का है वो डिसॉल्व नहीं होगा। एक केस की बात हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस माइक्रो मॉलिक्यूल में देखो क्या क्या आपको मिल सकता है, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको एक नाम याद है ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, ये तो नाम याद है, कुछ ये सुना हुआ है, ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ठीक है। इसी फॉर्म को सेल यूज करता है, यही सेलुलर ग्लूकोज है, सेलुलर कार्बोहाइड्रेट है। सेल में यही कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज करे जाते हैं। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका आ जाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड। अपने पहले प्रीवियस पिक्चर में भी देखा था, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का। किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का। मतलब यही एमिनो एसिड ही क्या बनाता है, प्रोटीन, पॉलीमराइज होकर, मतलब कई नंबर ऑफ मेनी 100,000 एमिनो एसिड्स मिलकर कोई एक प्रोटीन बनाते हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड्स किसका बेसिक यूनिट है, पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। ऐसे आपका न्यूक्लिक एसिड है तो कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट का पॉलीमर है, इन सब का पॉलीमर है, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरह से आपने जो अपने सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो इसको अभी आपको समझना है क्या है जो आपने यहाँ पढ़ा है, वही सारे स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको टिश्यू लेना है, ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मोटा पिस्टल की मदद से, एंड आपको एक स्लरी मिलेगा। इस स्लरी को आप कॉटन क्लॉथ से या चीज क्लॉथ से फिल्टर करोगे तो जो आपको फिल्टर हो जाएगा एसिड सॉल्युबल को, हम इसमें जो कुछ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे वो माइक्रो हो जाएंगे, और जो आपका जो नहीं फिल्टर होगा उसको रिटेंटेट बोल दिया। फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट दो वर्ड हमने से देख लिया था। एसिड सॉल्युबल जो पूल होता है इसमें वो केमिकल्स आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा था, 80 to 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन। इसमें से नाम आपको देख ही लिया था एग्जाम्पल, कुछ अमीनो एसिड हैं, है ना, कुछ आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनको हमने माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया। क्या क्या आ गए, एमिनो एसिड, शुगर। अब ये शुगर कौन सा, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसको हमने क्या, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज्यादा डाल्टन का होता है उसको हम बोलते हैं, और इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया। इसमें क्या क्या आ जाता है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें कुछ मुश्किल वर्ड नहीं है, हाँ एक बार जरूर समझना पड़ेगा। अब देखो, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट
रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। सेल याद है, सेल का जो साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड हो गया, इधर साइटोप्लाज्म, इधर ऑर्गेनेल्स हमने बहुत सारे पढ़े थे। तो जो ये आपका साइटोप्लाज्म है, जो इधर आपका एमॉर्फस सब्सटेंस यहाँ जो पड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में, इसी को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, हजारों टाइप के मॉलिक्यूल्स इसी में घूम रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो वो जो सिंपल फॉर्म में होते हैं वही एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में होता है, इसी को राइबोसोम और डीएनए की मदद से फिर इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करा जाता है। तो एमिनो एसिड कहाँ पड़ा है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जब आप किसी टिश्यू को क्रश करके उससे फिल्टर करते हो तो यही साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन से एमिनो एसिड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको बात याद रखनी है। एसिड सॉल्युबल जो कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक। विदाउट ऑर्गेनेल्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो फिर एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंपाउंड या स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। वाइल द जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। जो इधर साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन पड़ा हुआ है, प्रोटीन बन जाता है जो, और जो सेल ऑर्गेनेल्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड द टू फ्रैक्शन टुगेदर रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका क्या हो गया? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। बात समझ आ गई? अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना है। लिपिड स्ट्रिक्टली कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रोमोलिक्यूल है। कैसा है? मैक्रोमोलिक्यूल है। इनका मॉलिक्यूलर वेट नहीं, ये वर्ड गलत है, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। इनका मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन है तो कौन सी कैटेगरी का हुआ? माइक्रो का हुआ। बट इनका जो ये आपको जो जब आप केमिकल टिश्यू का एनालाइज करते हो, है ना, फिल्टर करते हो, तो आपको रिटेंटेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? रिटेंटेट में मिलता है। जबकि लेस देन 1000 डाल्टन वाला कहाँ होना चाहिए? फिल्ट्रेट में होना चाहिए। वो फिल्ट्रेट में नहीं होता, कहाँ होता है? रिटेंटेट में होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये लिपिड है, लिपिड का नेचर ऐसा है। लिपिड एक नॉन पोलर है और जो अपना आपका सॉल्वेंट है वो पोलर है, उसमें वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो रिटेंटेट के साथ ही पड़ा रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड मैक्रो molecular fraction, because when they grind the membrane and the membranes are broken into pieces from vesicles and ये water soluble नहीं होते हैं। which not water soluble lipid represent structure like the membrane, cell membrane and जो और भी membranes हैं उसी में लिपिड है। फॉस्फोलिपिड कहाँ था? बेसिक या मेजर कंपोनेंट होता है इसका, किसी भी मेम्ब्रेन का, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आपने लिया एसिड है तो उसमें वो कैसे सॉल्युबल होगा? ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है एनालाइज करने का। दूसरा ये हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट को एनालाइज करने का तरीका सीख लिया। अब एनालाइज अगर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का करना है कि किसी लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक, तो हमने देख लिया कैसे करना है, रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट बना के आपको पता चल जाएगा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है क्या। उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये लिविंग सिस्टम में होते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मिनरल्स का। मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, हमें भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा, आयरन की कमी से कम हो गया तो आपकी बॉडी में क्या कम हो जाता है? ब्लड। यही सुना है ना? कैल्शियम कम हो गया तो क्या कमजोर हो जाता है? बोन्स। आयरन एंड कैल्शियम क्या हुआ? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे हमें भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं।
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा, है ना। कार्बन जिसमें प्रेजेंट है कैटेनेशन प्रॉपर्टी के साथ वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक, जिसमें नहीं है वो इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का एनालिसिस लिविंग टिश्यू में करने का तरीका है हमारे पास, दैट इज द एस एनालिसिस टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं, एस एनालिसिस टेक्निक। और एस एनालिसिस टेक्निक आप सब जानते हो, सबने देखा हुआ है, बस अभी जब मैं उसको समझाऊंगा तो आपको कहोगे हैं ये तो हमारा कल्चर है, कल्चरल इवेंट है, मरने के बाद क्या कर देते हैं, दैट इज एस एनालिसिस। सिंपल सी बात है, बस उसको थोड़ा सा साइंटिफिक कर लो, हो गया आपका, पता चल जाएगा क्या करना है। देखो आपको सैंपल लेना है लिविंग टिश्यू का, चाहे एनिमल प्लांट कुछ भी जो आपको लेना है, इसको आपको उसका वेट निकाल लेना है। जैसे ये लिया आपका, इसको बोलते हैं वेट वेट या फिर फ्रेश वेट। जैसे आपने सोचा कि मैं अपने टिश्यूज में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना है, तो अपनी कान काटे, तुरंत उसको वेट करा, दैट इज अ फ्रेश वेट। पत्ती काटा या कोई फ्रूट ले आए, वेट करा, तो वो क्या है, फ्रेश वेट। उसको क्या बोलोगे, फ्रेश वेट, ठीक है। लिविंग सिस्टम से वो आपको लेके जस्ट तुरंत वेट निकालोगे तो फ्रेश वेट। यहां देखा गया जो आपने लिया, ये लीफ लिया, इसका वेट कितना आया, 4 ग्राम, ठीक है। फिर उसको आप रख दो कहां पे, सनलाइट में या हाई टेम्परेचर पर। किस पे, हाई टेम्परेचर पर। तो इस फ्रेश वेट, इस फ्रेश लीफ में जो वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। ड्राई करना तो समझते ही होगे। तो उसको आपने जब ड्राई कर लिया फ्रेश लीफ को, मींस वाटर उससे सारा 100% नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम वाटर आपका बाहर हो जाएगा उस लिविंग टिश्यू से। तो फिर उसका वेट निकालोगे, दैट इज द ड्राई वेट। उसको क्या बोलोगे, ड्राई वेट। ड्राई वेट करने का पर्पस क्या था, सिर्फ वाटर को रिप्लेस करना। अब इसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक का तो हमने तरीका सीख लिया था, हमें अब सीखना किसका है, इनऑर्गेनिक का। तो दूसरा स्टेप क्या कर देते हैं, इन ड्राई टिश्यू को बर्न कर दो, जला दो। क्या कर दो, जला दो। जलाने के बाद क्या होगा, जो इनका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होगा, आपने बर्निंग तो पढ़ा ही होगा, जैसे आपने पढ़ा था कंबस्शन, हाँ, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ये सारा कुछ पढ़ा होगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस आपको एनर्जी मिल जाती है लाइट एंड हीट के फॉर्म में। यही होता है, तापते हैं। ये जो राख मिला किसी भी ड्राई वेट को बर्न करने के बाद, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी थे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो गए, बर्न हो गए, कंबस्शन के थ्रू कन्वर्ट हो गए CO2 में। इसमें CO2 में। तो जो कुछ इनऑर्गेनिक होगा वही तो बचेगा। पानी तो आपने इवेपोरेट कर दिया था, ऑर्गेनिक को जला के खत्म कर दिया, बचा कौन, इनऑर्गेनिक। ये एस ही रिप्रेजेंट करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब आपने एक लीफ ली थी 4 ग्राम की और उसको ड्राई किया तो कितने में हो गया था, 2 ग्राम में कन्वर्ट हो गया था। जलाने के बाद आपको हो सकता है 0.5 ग्राम भी ना मिले। मतलब इस 4 ग्राम के लिविंग टिश्यू में 0.5 जो ग्राम है वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और आपका 3.5 ग्राम, क्या 3.5 ग्राम में आपका क्या क्या आ जाता है,
ऑर्गेनिक प्लस वाटर। वाटर का तो आपको पता ही चल गया है, 4 ग्राम में तो 2 ग्राम क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। और जो 2 ग्राम था उसमें से 0.5 है, तो ऑर्गेनिक कितना बनाया, 1.5 ग्राम। अब आपको समझ क्लियर हुआ कि क्या क्या किस तरह से होता है, बोलो। इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, याद करो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, बोले तो फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में ही आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये भी उसी में प्रेजेंट होते हैं। आपके बोन में कैल्शियम का फॉस्फेट होता है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, यही सॉल्ट आपका बोन बनाया हुआ है। जो कुछ भी आपकी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या सेल में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको, फिल्ट्रेट में। कहाँ मिलेगा, फिल्ट्रेट में। एलिमेंटल एनालिसिस गिव कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अगर आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको इस ऐसे में आपको यही मिलेगा, क्या, सारे एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यही मिलेगा। ठीक है, और यही एलिमेंट्स आपके इधर नॉन लिविंग सिस्टम में है। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव्स एन आइडिया काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेंशन इन द टेबल। इधर आपको कुछ जो कंपाउंड्स मिले उनका एक चार्ट दिया हुआ है लिविंग टिश्यू का। ये चार्ट किसके लिए है, लिविंग टिश्यू का। जैसे सोडियम, लिविंग सिस्टम में सोडियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयन का मतलब इनके कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, सोडियम का कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, जो भी कंपाउंड्स की जरूरत है। पोटेशियम का सेम। कैल्शियम आयन के फॉर्म में हो सकता है, ये आयन जरूर याद रखना। मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में। वाटर आपका यही सेम रहेगा। एंड कंपाउंड्स NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ठीक है, अब ये जो आपका कंपोजिशन है, कंपैरिजन करा गया है। ये कंपैरिजन से आपको एक और बात समझ आ जाएगी कि कौन से एलिमेंट का प्रोपोर्शन लिविंग सिस्टम में ज्यादा है, कौन से का नॉन लिविंग सिस्टम में है। यहाँ पे एक नॉन लिविंग सैंपल का एनालिसिस है, ये लिविंग सिस्टम का एनालिसिस है। ह्यूमन बॉडी का टिश्यू का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, ये अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। तो दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज में है, किसके बेसिस पर, वेट के बेसिस पर। 0.14, इधर 9.5। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन लिविंग सिस्टम में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। दूसरा एलिमेंट कार्बन 0.03%, इधर ठीक है, इधर ऑक्सीजन 46.6%, यहां पे नाइट्रोजन यहां बहुत कम होता है, इधर, बात समझ आ रही। सल्फर 0.03%, यहां 0.3%। सोडियम 2.8 से इधर, अब यहां पे जस्ट रिवर्स होता जाएगा। यहां सोडियम आपको नॉन लिविंग सिस्टम में ज्यादा मिलेगा, लिविंग सिस्टम में बहुत कम है। कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, सिलिकॉन 27.7। समझ आया कुछ? एक फेयर आइडिया लग जाता है लिविंग सिस्टम एंड नॉन लिविंग सिस्टम के कॉम्पोजिशन का, कि क्या कॉम्पोजिशन किस तरह। एलिमेंट्स वही हैं, उनके अलग अलग कंपाउंड्स लिविंग सिस्टम में अलग है, नॉन लिविंग में अलग है, लेकिन उनका प्रपोर्शन देखेंगे तो इन तीनों का, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका यहां तक के 4 एलिमेंट हो गए, इनका प्रपोर्शन लिविंग सिस्टम में ज्यादा है। किसमें? लिविंग सिस्टम में ज्यादा है। उसके बाद सल्फर तक का भी है, सल्फर का भी है क्योंकि ये प्रोटीन का कंपोनेंट है। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनमें आप देखोगे तो नॉन लिविंग सिस्टम में इनका प्रोपोर्शन ज्यादा है।